हेलो मेरे 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं। तो आखिरकार आज वो वीडियो आ ही गया जिसका आप सभी को था इंतजार। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को देख कर जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 4 सबसे महत्वपूर्ण निबंध को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप इन 4 निबंध को तैयार करके जाएंगे तो आपका 9 नंबर हिंदी में पक्का हो जाएगा। निबंध भैया 9 नंबर का आता है। तो यूपी बोर्ड वाले 22 फरवरी वाले स्टूडेंट्स, अब आ चुका है वो दिन जिसका हम लोग कर रहे थे इंतजार, क्योंकि आज हम क्लास 12 हिंदी के सारे निबंध एक वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर ऐसे लिखकर आओगे तो आपको 9 में 9 पूरे नंबर एग्जामिनर देगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ये टाइम कितना ज्यादा कीमती है आपको पता है। देखो ये 4 निबंध आपके सामने हैं, इन्हीं 4 निबंधों को हम पढ़ेंगे। कैसे आपको हेडिंग डालना है, कैसे हेडिंग डाल डाल के लिखना है, और अगर आपको निबंध नहीं आता फिर भी आपको कैसे लिखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। टेंशन मत लो स्टूडेंट, अब की बार हिंदी में 99 पार। ठीक है, देखो पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या एवं समाधान पर पहले हम निबंध पढ़ेंगे कि आखिर पर्यावरण जो प्रदूषण है उस पर निबंध हम कैसे लिखें। फिर हम विज्ञान वरदान या अभिशाप का निबंध पढ़ेंगे। उसके बाद में भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, उसके बाद में भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। ये चारों निबंध हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन 9 नंबर क्लियर करा दे भाई तो क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। तो देखो सबसे पहले जब आप निबंध लिखते हैं 2 हेडिंग जरूर डालना है। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार। ये दोनों हेडिंग तो आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बीच में आपको हेडिंग डालना है। देखिए आपके निबंध में मेन जो प्रोसेस होता है वो हेडिंग का होता है। अगर आपने हेडिंग अच्छे पे डाल दिया तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। देखो प्रस्तावना में आपको लिखना होता है, जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या, इसके बारे में लिखना होता है। देखो जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वही तो हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। हमारा पर्यावरण जो है अब प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन काल एवं मध्यकाल भारत के लिए अज्ञात थी, यानी कि पुराने जमाने में, आज के 100 साल पहले 200 साल पहले ये पर्यावरण प्रदूषण था ही नहीं, ठीक है। ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आखिर पर्यावरण प्रदूषण क्यों हुआ, क्योंकि अब नए नए जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। पहले मोटरसाइकिल नहीं था, कार नहीं था, विमान नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, अब वो सब आ गए, ठीक है। तो उससे प्रदूषण फैल रहा है। एसी फ्रिज कूलर, इससे प्रदूषण हो रहा है। पहले ये सब नहीं थे, तो जब रहेंगे ही नहीं तो होगा कैसे। रॉबर्ट कोच ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। जो नॉइज है, जो शोर है, ये भी ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। और उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको शोर से प्रॉब्लम होगी लोगों के, ठीक है। लगता है कि वो दुखद दिन अब आ गया, इतना लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है प्रदूषण का अर्थ। देखो प्रदूषण है क्या, इसको जान लीजिए। फिर प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों को अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी सब प्रदूषित हो रहे हैं। यह प्रदूषण का अर्थ है। मतलब प्रदूषण का अर्थ क्या है उसको आपको इसमें लिखना होता है। प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, देखो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला है जल प्रदूषण। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियां हैं। मतलब जल प्रदूषण भी फैल रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहे हैं, तो इस पर आपको बताना है। वायु प्रदूषण, मतलब ये प्रदूषण के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है, ठीक है। ये वायु प्रदूषण हो गया।
अब देखिए और भी थोड़ा सा है, देखो जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखो पेड़ पौधे हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सीख लो। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखो जो आप जिसके द्वारा आप जिंदा हैं वो आपको पेड़ पौधे दे रहे हैं, तो क्यों ना पेड़ पौधे लगाए जाए। प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को देखते हैं। देखो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों की सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसमें विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। देखो मैं पढ़ते हुए जा रहा हूं, आपको मेन हेडिंग पे ध्यान देना है। जो मैंने लिखा है कोई जरूरी नहीं है पूरा सेम टू सेम यही लिख दो, थोड़ा चेंज करके लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त आज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक, जो लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है, देखो निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है तथा प्रदूषण अन्य अनेकानेक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय से पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है, ठीक है। इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मतलब वृक्ष लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर आप वातावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने पर बल देने के लिए किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरों को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उपसंहार लास्ट हेडिंग रहेगा, मतलब आपको इसका एक टर्म देना होता है। मेन पॉइंट देखो, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों और पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। ये हमारा काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब विज्ञान वरदान या अभिशाप पर हम लोग निबंध देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, मतलब विज्ञान जो है, जो साइंस है, ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। साइंस बून या कर्स, ठीक है, बून और कर्स। देखो प्रस्तावना, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान के से प्रचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी है विज्ञान ने। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। जैसे आप फोन चला रहे हैं, विज्ञान की देन है। गाड़ी चला रहे हैं, विज्ञान की देन है। आप कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, विज्ञान की देन है। भाई सब कुछ विज्ञान की ही देन है। दूसरा, विज्ञान वरदान के रूप में आखिर विज्ञान वरदान क्यों है और किन किन क्षेत्रों में है, इसको लिखना है। देखो, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं, ठीक है। प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो, आज जितने भी साधन का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, सब विज्ञान की देन है, ठीक है। विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है। मतलब किस किस क्षेत्र में विज्ञान है, ठीक है। देखो, यातायात के क्षेत्र में प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। ज्यादा लंबा यात्रा तय करना है भाई, सालों लग जाते थे। किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब भैया हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, मोटर, जलपोत, सारी चीजें हैं जिससे आप बहुत जल्दी किसी देश में पहुंच सकते हैं। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी काया पलट हो गई है।
संचार के क्षेत्र में, ठीक है, बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब पहले क्या होता था, अगर कोई भैया बाहर है उनको अगर चिट्ठी भेजना पड़ता था, लेटर, लेकिन अब क्या है, फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला, मैसेज कर दिया, फट से न्यूज पहुंच गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दैनिक जीवन में विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाया है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में संभव हुआ है। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बन गई हैं, सोचो इससे फायदा तो है, कंपनी को तो फायदा होगा, लेकिन जो उसमें लोग काम करते थे, अब लोगों की जगह को छीनकर मशीनें काम कर रही हैं, तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा गया विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। छठवां, कृषि के क्षेत्र में लगभग 139 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश यदि आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो ये भी विज्ञान की ही देन है। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, मतलब आपको हेडिंग डाल के ना उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, नंबर दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल वैसे लिखें, ठीक है, थोड़ा चेंज करके लिख देना। मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, डीवीडी आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। भैया ये तो विज्ञान हमारा वरदान के रूप में था। अब आखिर ये अभिशाप क्या है, अभिशाप क्यों है, इसको भी जान लेते हैं। देखो विज्ञान अभिशाप के रूप में, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य की दैवी प्रकृति भी होती है और आसुरी प्रवृत्ति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल होती है तो वो मानव कल्याण से कार्य किया करता है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, तो औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। साथ ही गैसों के रिसाव ने अनेक व्यक्तियों को प्राण जा चुके हैं। देखो भैया, विज्ञान ना होता तो आज इतने सारे बॉम्ब ना बनते और सारी चीजें ना बनती जिससे मानव जाति को खतरा ना होता। विज्ञान ना होता तो एसी, फ्रिज, कूलर ना आता और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं वो ना होती। तो ये हमारे लिए हानिकारक भी है, वरदान है, अभिशाप भी है, उपसंहार। देखो विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोगता का है। इसमें दोष विज्ञान का नहीं, आप किस तरह यूज करते हैं उसका। जैसे आप फोन ले रहे हैं, अभी क्लास ले रहे हैं भाई, इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। अभी इसी को आप रील देखें, फालतू की चीजों में देखेंगे तो भाई उसमें आपको नुकसान होगा। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। तो ये उपसंहार और दूसरा निबंध हमारा हो गया। अब तीसरा निबंध जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आखिर क्यों बढ़ रही है, देखो समझो। प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। मतलब 1930 में, ठीक है, लगभग जो हमारी जनसंख्या थी वो भी भारत पाकिस्तान एक में था, तब 20 करोड़ कुल जनसंख्या थी। आज सोचो सिर्फ भारत की 139 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो दो समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी। एक तो सीमित भूमि, भाई जमीन उतना ही रहेगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी जमीन उतना ही रहेगा। सीमित आर्थिक संसाधन भी कम हो जाएंगे। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी है, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। मतलब इसका सॉल्यूशन लाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ना शिक्षा किसी को मिलेगा, ना स्वच्छता मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, आखिर जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। देखो विनोबा जी ने कहा था जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो दो हाथ लेकर भी आता है। आशय यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं, वो है सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। मतलब क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% है भारत में, ठीक है, और जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की 17% है। सोचो जनसंख्या कितनी ज्यादा है। अतः जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है, किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देगा। अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ती रही तो देश का विकास एक दिन रुक जाएगा, और देश का विकास रुक गया तो सड़कों पे आ जाएंगे लोग, ठीक है। देखो अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखो प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्षीय गृहस्थ आश्रम के लिए था। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं, जिससे गाँवों का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। मतलब देखो दो चीजें, एक तो आदमियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सेक्सुअल जो चीजें होती हैं उसको कम करना होगा। हम दो हमारे दो, मतलब हम दो रहे हमारे दो बच्चे रहे बहुत है, ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाना है। सबसे पहला रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि बहुत भारी भारी मशीनें आ चुकी हैं, तो इससे क्या है कि जो लोग काम करते थे कारखानों में अब मशीनें उनका काम कर रही हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने। इस प्रकार सरकार द्वारा गांवों की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। उधर शहरों में स्वस्थ मनोरंजन के साधन स्वालभ होने से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को प्रायः सिनेमा या दूरदर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। देखो जो टीवी होता है, जो टेलीविज़न होता है, इसमें बहुत कहीं अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो कहीं एडल्ट चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। जो बच्चे देखते हैं उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़ितावादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी बनाने में ये भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इसको रोकने के उपाय क्या है। देखो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। मतलब समझ गए, ब्रह्मचर्य। इसमें नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करें। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, उसके उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियां, जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के गर्भ निरोधक औषधियां एवं उपकरणों का उपयोग आवश्यक हो गया। मतलब अगर जनसंख्या को रोकना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ठीक है। ज्यादा बच्चे ना हो, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत बड़े बड़े देशों में देखेंगे जहां पे जनसंख्या ज्यादा नहीं, अमेरिका को ले लीजिए, वहां पे रूल है, वैसे बहुत आगे अमेरिका है, लेकिन वहां पे रूल है कि हम दो हमारे दो, बच्चे ज्यादा नहीं पैदा होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भीड़ दर्जनों बच्चे हो गए किसी के, ऐसा नहीं होता है। वहां पे रूल इज रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उपसंहार पे आते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों में आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी, ठीक है। बस हो गया। अब हम लोग अपना लास्ट देखेंगे, भ्रष्टाचार पर निबंध, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जिसको हम इंग्लिश में करप्शन बोलते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भ्रष्टाचारी लोग भी बहुत ज्यादा हैं, मैंने देखा है, हर चीज में भ्रष्टाचार है, तो उस पर भी एक निबंध आपको जानना चाहिए, भ्रष्टाचार पर निबंध, ठीक है, आता है, क्योंकि जो चीजें वर्तमान में हो रही हैं उस पर निबंध देना लाजमी है, ठीक है। देखो प्रस्तावना, सबसे पहले भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्म का ज्ञान रहता है
और ना बाहर का डर रहता है तो वह संसार में जघन्य से जघन्य पाप कर सकता है। दुर्भाग्य से आज भारत इस भ्रष्टाचार रूपी शास्त्र मुख वाले दानों के जबड़े में फंसकर तेजी से विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारा जो इंडिया है भ्रष्टाचार लोगों की वजह से आज वो भ्रष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। इसको रोकना होगा। कैसे रोक सकते हैं? जितने भी नेता हैं सब शिक्षित हों, सब पढ़े लिखे हों, अच्छे से जानकार हों, तभी इसको रोका जा सकता है। कोई मंत्र अंतर नहीं देंगे हम कि रुक जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार के विविध रूप। पहले किसी घोटालों की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे। पहले कोई घोटाला हो जाता था तो देशवासी चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। पहले घोटालों के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपना पद छोड़ देते थे, पर आज पकड़े जाने पर भी वे इस शान से जेल जाते हैं जैसे किसी राष्ट्र सेवा के मिशन पर जा रहे हों। ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। यद्यपि भ्रष्टाचार इतने अगणित रूपों में मिलता है कि उसे वर्गीकृत करना सरल नहीं है। मुख्यतः अग्रलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, व्यावसायिक भ्रष्टाचार, शैक्षणिक भ्रष्टाचार। ऐसे आपको हेडिंग वाइज लिख देना है। देखो, सबसे पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार। जो राजनीति है उसमें काफी ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। आपको भी पता है, नेता कहेंगे ओए एक खोखा पहुंचा देना मेरे यहाँ 1 करोड़। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, मूवीज में मैंने देखा भाई। ठीक है, देखो सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग। ठीक है, राजनीतिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप राजनीति है, जिसकी छत्रछाया में भ्रष्टाचार के शेष सारे रूप पनपते और संरक्षण पाते हैं। संसार में ऐसा कोई भी कुकृत्य, अनाचार या हथकंडा नहीं है जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए न अपनाया जाता हो। देश की वर्तमान दुर्वस्था के लिए ये भ्रष्ट नेता ही दोषी हैं। ठीक है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों या सेवाओं में बैठे हुए सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई भतीजावाद और किसी प्रकार के दबाव या अन्य किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करवा देते हैं। मतलब जो लोग योग्य हैं जिस पद के लिए, उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको मिल जाती है जो उनके भैया होंगे, भतीजा होंगे। ठीक है, भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, निपोटिज्म ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो जो लोग उसके योग्य हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, जो लोग सिफारिश करके आए हैं उनको मिल जाती है। तो ये सारी चीजें प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत देती हैं। व्यावसायिक भ्रष्टाचार, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों में मिलावट करने वाले, घटिया माल तैयार करके बढ़िया के मोल में बेचने वाले, निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने वाले, वस्तु विशेष का कृत्रिम अभाव पैदा करके जनता को दोनों हाथों से लूटने वाले, कर चोरी करने वाले तथा अन्य भ्रष्ट तौर तरीके अपनाकर देश को, समाज को कमजोर बनाने वाले व्यवसायी आते हैं। शैक्षणिक भ्रष्टाचार। शिक्षा जैसा पवित्र क्षेत्र भी भ्रष्टाचार के संक्रमण से अछूता नहीं है। आज योग्यता से अधिक सिफारिश व चापलूसी का बोलबाला है। कोई सिफारिश कर रहा है, चापलूसी करवा रहा है, भाई उसको सीट दे दी जाएगी। परिश्रम से अधिक बल धन में होने के कारण शिक्षा का निरंतर पतन हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है? भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब क्रमशः नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। आज यह समस्त भारतीय जीवन में ऐसा व्याप्त हो गया है कि लोग ऐसे किसी कार्यालय या व्यक्ति की कल्पना तक नहीं कर पाते जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। ऐसा कोई नहीं है जो भ्रष्ट ना हो। ठीक है, बहुत कम है। भ्रष्टाचार का कारण है वो भौतिकवादी जीवन दर्शन जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिम से आया है। ये जीवन पद्धति विशुद्ध भोगवादी है। खाओ पियो और मौज करो ही इनका मूल मंत्र है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, खाओ पियो और मौज करो, जिंदगी में क्या रखा है, ये उनका मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। देखो, सबसे पहले प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन दो। हेडिंग, जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति प्रचारित होती रहेगी भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। अंग्रेजी अपने हिंदी को लाओ। देशभक्ति को प्रेरणा देना। सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन कर विद्यार्थी को, चाहे वो किसी भी धर्म, मत या समुदाय का अनुयायी हो, उसे देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। कानून का अधिकार कठोर बनाना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए और प्रधानमंत्री तक को उसकी जांच के घेरे में लाया जाना चाहिए। ठीक है, उपसंहार। भ्रष्टाचार ऊपर को नीचे को आता है, इसलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी नहीं होंगे भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है। उपयुक्त राजनेताओं के चुने जाने के बाद ही पूर्वोक्त सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं। मतलब जो नेता लोग हैं वो भी अगर सही होंगे, शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, भ्रष्ट नहीं होंगे, तभी ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं हो जाएगा, सपना सपना रह जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो ये इंपॉर्टेंट क्लास है यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको 12th हिंदी के 4 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध को बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन निबंधों को प्रिपेयर कर लेना, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन चारों निबंधों को पढ़ के जाना।
ताकि आपको बाद में ना पड़े पछताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।